11 अप्रैल 2021 को होने वाली एमपीपीएससी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आनंद सुपर 100 संस्थान लेकर आया एक स्पेशल टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के भाग के रूप में मैं गौरव कुमार दुबे आपको पॉलिटी सब्जेक्ट के कुल 8 फुल टेस्ट कवर कराऊंगा। तो आज ही ज्वाइन करें आनंद सुपर 100 की स्पेशल टेस्ट सीरीज। आज के इस वीडियो में बच्चों यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं डेमो टेस्ट। जी हां, और यहां पर मैं अपने सब्जेक्ट पॉलिटी के डेमो टेस्ट की आपसे चर्चा करूंगा। यहां पर मैं आप लगभग 10 क्वेश्चंस की चर्चा करूंगा, जिसमें कि आपको यह पता चलेगा कि किस तरीके से यहां पर पूरी टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में यहां पर पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन है, बी.आर. अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों यहां पर एक बात पे ध्यान दीजिए कि अगर इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हमारे भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के माध्यम से किया गया और उस संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लिया हमारे संविधान को तैयार करने में। इसमें कई छोटी बड़ी मिला के 22 समितियां थी, जिन अलग अलग समितियों के अलग अलग अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी बच्चों, जिसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन हमारा क्वेश्चन पहले स्थायी अध्यक्ष से रिलेटेड है, तो यहां पर याद रखिए कि संविधान सभा की दूसरी बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें पहले स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया और ये स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही राजेंद्र प्रसाद जो आगे जाकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी नियुक्त किए गए। तो यही है बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में चुने गए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं, और इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात हड़ताल का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक विभिन्न मूल अधिकारों का वर्णन किया गया, जिसमें अनुच्छेद 12-13 सामान्य प्रावधान करते हैं, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और आपका अनुच्छेद 29-30 देता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। वहीं अगर मैं मूल अधिकारों के अंतिम भाग की बात करूं तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार प्रदान किया गया। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 6 मूल अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित किए गए। प्रारंभ में इन मूल अधिकारों की संख्या बच्चों 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में से हटा दिया। तो अब अगर हम देखें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 6 मूल अधिकार। अब यहां पर बच्चों एक बार हम लोग क्वेश्चन के ऑप्शंस को भी फिर से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, और मैंने आपसे बताया समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में वर्णित। दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। तीसरे ऑप्शन में दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में दिया। लेकिन मैंने आपसे कहा हड़ताल का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल नहीं किया गया, और यह बात भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में बच्चों कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में 1962 में यह निर्धारित किया कि हड़ताल के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, और हड़ताल के अधिकार को हड़ताल का अधिकार और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत एक विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शंस में से हड़ताल का अधिकार वो अधिकार है जो मूल अधिकारों में शामिल नहीं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में यहां पर यह पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया। ऑप्शन है अनुच्छेद 44, 45, 46 और अनुच्छेद नंबर 40। बच्चों ये सारे के सारे अनुच्छेद दरअसल भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का भाग है, जिन्हें हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया। और अगर हम सही आंसर देखें तो सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 44, क्योंकि आर्टिकल नंबर 44 ही वह राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात करता है। अब अगर हम यहां पर देखें समान सिविल संहिता का अर्थ क्या है, तो अगर बिल्कुल जनरल सेंस में बच्चों मैं आपसे बताऊं तो समान सिविल संहिता का अर्थ यह है कि सारे के सारे पर्सनल लॉज यानी व्यक्तिगत विधियों को समाप्त कर दिया जाए।
जैसे भारत में अगर हम देखें तो भारत में एक समान आपराधिक संहिता लागू है। अगर कोई भी आपराधिक मामला दाखिल किया जाता है, चाहे चोरी हो, लूट हो, हत्या हो या डकैती हो, तो उस दशा में अपराधी के धर्म या जाति के आधार पर मामले का निर्धारण नहीं होता। लेकिन हमारे यहां पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी इन सभी के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं और इन्हीं के आधार पर उनके विवाह, उनके उत्तराधिकार, उनके तलाक संबंधी अलग अलग नियम। अनुच्छेद नंबर 44 ये कहता है कि पूरे भारत में ये जो पर्सनल लॉज है इनको खत्म कर दिया जाए और जैसे पूरे भारत के लिए एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, बिल्कुल उसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लेकर आए। तो सही जवाब क्या हुआ बच्चों? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। और याद रखिएगा, भारत में अभी एक समान सिविल संहिता लागू नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों अगले क्वेश्चन में यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और ऑस्ट्रेलिया। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पूर्व सोवियत संघ। अब यहां पर बच्चों आपको पता होगा कि प्रारंभ में 26 जनवरी 1950 को जब हमारे भारत के संविधान को लागू किया गया, उस समय मूल कर्तव्यों का यहां कोई स्थान नहीं था। जी हां, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 क बनाकर जोड़ा गया और प्रारंभ में यहां पर 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बच्चों मूल कर्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया और कुल मिलाकर अब भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्य वर्णित। तो ये वो मूल कर्तव्य है जो कि प्रारंभ में भारतीय संविधान का भाग नहीं थे और इन्हें हमने पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चर्चा करते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। और अगले प्रश्न में यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद हैं उनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा। मतलब अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी प्रश्न पैदा हो जाए तो ऐसे प्रश्न को कौन निर्धारित करेगा। ऑप्शन से यहां पर महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय, संसद या उच्च न्यायालय। और सही आंसर है बच्चों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उच्चतम न्यायालय। याद रखिएगा बच्चों, कंफ्यूज करने के लिए हमें यहां पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जैसे 2 ऑप्शंस दिए गए, जबकि अगर इस प्रकार के कोई भी प्रश्न पैदा होते हैं तो इस तरह के सभी प्रश्नों का निर्धारण भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे विवाद का निर्धारण भारत के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाए। और इस दशा में जो भी निर्धारण सुप्रीम कोर्ट ने किया हो वह अंतिम होगा, मींस उसे आगे कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो बात अगर यहां पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मुद्दों की है तो सही जवाब क्या है बच्चों? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सुप्रीम कोर्ट। याद रखिए यहां सुप्रीम कोर्ट वही है जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के लागू होने के बाद 28 जनवरी 1950 को की गई और भारत में सुप्रीम कोर्ट देश का शीर्षस्थ न्यायालय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर चर्चा की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों कि भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि चाहे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित है, जो यह कहता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों पर की जाएगी। अब सवाल यह है कॉलेजियम क्या है? दरअसल कॉलेजियम एक प्रणाली है जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के नामों की सिफारिश सरकार को यानी राष्ट्रपति को की जाती है। यहां पर कॉलेजियम की अगर हम बात करें तो कॉलेजियम का भाग होता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय मीन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो इन 5 लोगों से मिलकर जो कॉलेजियम बना होता है वो जिन व्यक्तियों के नाम की सिफारिश करता है उन्हें ही भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मींस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का प्रावधान जोड़ा गया और इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का मुख्य कार्य था न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में सिफारिश करना। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को शून्य करार दे दिया।
ऐसा क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के जो सदस्य थे उन सदस्यों में शामिल थे भारत का प्रधानमंत्री, भारत का गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता। अर्थात इस प्रकार से जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो यहां पर न्यायपालिका के सदस्यों के चुनाव में संबंध ले रहे थे और यहां पर इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए खतरा माना और उन्होंने 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को शून्य घोषित कर दिया और पुनः कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित किया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर चर्चा की जा रही है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निम्नलिखित में से कौन से रिट के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन है यहां पर परमादेश रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, प्रतिषेध रिट और अधिकार प्रच्छा रिट। और सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर सी अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद नंबर 226 के तहत उच्च न्यायालयों को अधिकार दिया गया है कि वे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। और अगर प्रस्तुत प्रश्न के संदर्भ में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की बात करूं तो इसका अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति को जिसे कि अविधिक रूप से निरुद्ध रखा गया हो उसे सशरीर न्यायालय में उपस्थित करना। और इस परिस्थिति में जब यहां पर न्यायालय यह पाता है कि ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध रखने उसे गिरफ्तार रखने का कोई आधार नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जैसी भी परिस्थिति हो वो उसे रिहा करने का आदेश दे सकते हैं। यहां पर एक केस की भी चर्चा बच्चों मैं आपसे करूंगा जो है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का वाद। जी हां, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि एक नितांत अजनबी व्यक्ति मींस टोटल स्ट्रेंजर पर्सन जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए आवेदन नहीं कर सकता। तो सवाल यह उठा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए आवेदन फिर कर कौन सकता है? तो ध्यान रखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए आवेदन या तो वह व्यक्ति स्वयं कर सकता है जिसे निरुद्ध रखा गया या उसके परिवार वाले या उसके मित्र अथवा रिश्तेदारों के द्वारा ऐसा आवेदन दिया जा सकता है। तो यही है बच्चों बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या इनमें से कोई नहीं। और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अर्थात शिक्षा का अधिकार। बच्चों 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में संशोधन करके एक नए अधिकार राइट टू एजुकेशन अर्थात शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जोड़ा गया। यह शिक्षा का अधिकार वह है जिसके आधार पर बाद में भारतीय संसद ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। अब सवाल ये कि शिक्षा का अधिकार क्या है? तो शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के बारे में प्रावधान किया गया। तो यही है बच्चों राइट टू एजुकेशन। और ध्यान रखिएगा इसी शिक्षा के अधिकार के आधार पर भारत में अब लगभग सभी चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी उन सभी शिक्षा संस्थानों में कुछ सीट्स आरक्षित रखनी पड़ती है जिन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के माध्यम से ही भरा जाता है। तो सही जवाब हुआ शिक्षा का अधिकार। चर्चा करते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन है सांविधिक निकाय, संवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर ए अर्थात सांविधिक निकाय। अब सवाल यह है सांविधिक और संवैधानिक निकायों में अंतर क्या होता है? तो याद रखिए बच्चों ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऐसे निकाय जिनकी स्थापना संविधान के प्रावधानों के अनुसार की जाए या जिनके गठन का प्रावधान संविधान में वर्णित हो वे कहलाते हैं संवैधानिक निकाय। इसके विपरीत ऐसी संस्थाएं जिनके गठन का प्रावधान संविधान में वर्णित न होते हुए किसी कानून में वर्णित हो तो वो कहलाते हैं सांविधिक निकाय। और बात अगर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जाए तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 में किया गया और इसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना दिल्ली में की गई और इस राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्य है मानव अधिकारों का संरक्षण। तो सही जवाब क्या हुआ बच्चों कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रकृति यह है कि वह एक सांविधिक निकाय है क्योंकि उसकी स्थापना संविधान के अनुसार न होकर एक कानून के अनुसार की गई। चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न में यहां पर पूछा जा रहा है बच्चों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन से 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या निर्धारित नहीं है।
और सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में जो प्रावधान है वो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल उतना होगा जितना राष्ट्रपति चाहे, या इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करके रखेगा। तो राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होगी तब तक ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होगा। हालांकि सामान्यतः यह कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, परंतु सही ऑप्शन यहां पर निर्धारित नहीं को माना जाएगा क्योंकि यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो यही है बच्चों कुछ डेमो क्वेश्चन, और इसी तरीके के डिटेल टॉपिक वाइज क्वेश्चन की चर्चा मैं आपसे डिटेल डिस्कशंस में करूंगा।